आत्मबंधन सभी मास्टर्स को। मेरी आवाज क्लियर है? यस यस यस। सबसे पहले हम लोग 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करेंगे और सीतायन जो हमारी बुक है जिसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं उसके चेतना से जुड़ने के हम लोग प्रयास करेंगे। तो 30 सेकंड के लिए सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हम दीना मरियम जी की चेतना से जुड़ेंगे जिन्होंने हमें इस बुक को लिख के किरदार किया कि हम अपनी सीता माता के बारे में जान सकें। कविता गुप्ता मैम जी के चेतना से जुड़ेंगे जिन्होंने इसको हिंदी में अनुवाद करके जन जन तक पहुंचाया है। सीता माता की चेतना से जुड़ेंगे, राजा जनक जी की चेतना से जुड़ेंगे, माता सुनैना की चेतना से जुड़ेंगे और जुड़ेंगे उस समय के जिस समय हमारे धरती पे हमारे भारतवर्ष में सीता माता है और राजा राम जी ने अवतरण लिया था। सभी लोग अपनी आंखें खोल लीजिएगा। थैंक यू मास्टर, मुझे ये सौभाग्य देने के लिए कि मैं सीता माता के बारे में कुछ आप लोगों तक पहुंचा सकूं। जैसा कि आप कल हम लोगों ने अनुपम जी ने हमें 3rd चैप्टर का बताया सीता जी की शिक्षा के बारे में, किस तरह से उनको किस किस के द्वारा शिक्षा की प्राप्ति हुई। आज हम उसके आगे आप चलेंगे, आगे की यात्रा शुरू करेंगे जिसमें है जो चैप्टर है चौथा और 4th चैप्टर है और चैप्टर का नाम है सोमा का आगमन। सीता माता के आगमन के जब सीता माता का जन्म हुआ था कुछ वर्षों के बाद ही सुनैना माँ के एक पुत्री का जन्म हुआ और जिसका नाम उर्मिला था, रखा गया। सीता और उर्मिला के अलावा 2 चचेरी बहनें भी उनके साथ महल में थी जो उनके साथ ही रहती खेलती गाती थी। जब सीता माता लगभग 12 वर्ष की थी तो उस समय सोमा नाम की एक युवा दासी महल में आई जिसे राजा जनक ने बिना कुछ ज्यादा पूछताछ किए हुए ही माता सीता के सेवा के निजी सेविका के रूप में नियुक्त किया। सोमा एक बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व की मालकिन थी, बहुत खूबसूरत थी, सुंदर थी, स्वभाव में भी बहुत विनम्र थी। वो विनम्रता से सेवा और परिपक्वता से अपनी उम्र से अधिक थी। उसके स्वभाव और गुणों ने ये सारे वृतांत जो है इस बुक में ये मीनाक्षी द्वारा सुनाया जा रहा है। तो मीनाक्षी कहती है कि उसके इन सब गुणों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। उसके स्वभाव ने जो उसका स्वभाव था, जो उसके गुण थे, वो मुझे पूरे अपने पिता दुष्यंत जी जैसे लगते थे, मुझे अपने पिता की याद दिलाते थे। उसके कार्यों में मतलब वो जैसे उसके पिता सबको एक समान दृष्टि से देखते थे, उसी तरह से जो सोमा थी वो भी सबको एक दृष्टि से देखती थी, किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझती थी। सोमा माता सीता की हर इच्छा बोलने के पूर्व ही पूरा कर देती थी। मतलब वो इस तरह से माता की सेवा में जुट गई थी कि माता को अपने किसी भी कार्य के लिए सोमा को बोलना नहीं पड़ता था। सीता माता के बोलने से पहले ही सोमा उस कार्य को कर देती थी। अगर कभी भी कुछ भी चीज खाने की इच्छा माता रखती थी तो उससे पहले ही सोमा को अनुभव हो जाता था और वो उसको तैयार कर लेती थी। मीनाक्षी कहती है कि मैं सोमा की इस व्यवहार से, इस स्वभाव से, उसके इस कार्यों से मैं उसके प्रति बहुत लगाव महसूस करने लगी थी और बहुत सी बातों में मैं अपने जीवन के लिए उससे सलाह लेने लगी थी, उससे सलाह मशविरा करने लगी थी। इस तरह से मीनाक्षी सोमा से बहुत प्रभावित हुई थी, सोमा के व्यक्तित्व से। एक बार जब शाम के समय पे सोमा और मीनाक्षी महल के बाहर बैठे हुए थे तो सीता माता उनके पास आती है और मीनाक्षी के सर के ऊपर से कुछ हटाने का प्रयास करती है।
जिससे मीनाक्षी सोचती शायद कोई कीड़ा या मकोड़ा होगा जिसे माता मेरे सर के ऊपर से हटाना चाहती है। पर सीता माता कहती है कि मैं इसे नहीं हटा पा रही हूँ, जो तुम्हारे चारों तरफ एक बादल के रूप में घिरा हुआ है। मैं इसे नहीं हटा पा रही हूँ, मुझे इसके लिए अपने पिता जनक बाबा से बात करनी पड़ेगी। ये कह कर के माता वहाँ से चली जाती है। उस रात मीनाक्षी सोचती रहती है कि माता सीता ने मुझे ऐसा क्यों कहा? क्या उनको मेरा वो दुर्भाग्य दिखाई दिया जिसके बारे में हमेशा पिताजी मुझे कहा करते थे? वो यही सब पूरी रात वो यही सोचती रही, यही सोचते-सोचते उसे लगा कि शायद माता को मेरा दुर्भाग्य ही दिखा होगा। दूसरे दिन जब सोमा आती है और मुझे समझाती है कि तुम्हें माता पे विश्वास रखना चाहिए। अगर माता ने तुम्हारे ऊपर कुछ गलत देखा है तो अवश्य ही उसका वो निदान करेगी। वो किसी न किसी रूप में तुम्हें इस चीज़ से छुटकारा दिलाएगी। मीनाक्षी कहती है कि वो सोमा को अपनी अतीत के बारे में सब कुछ बता देना चाहती थी। जो उसके परिवार पे उसके ऊपर दुर्भाग्य था, उसके बारे में उसे बता देना चाहती थी, बट उसको लगा कि क्योंकि ये हमारा पारिवारिक मामला है, ये हमारे परिवार की बातें हैं, तो इसको परिवार तक ही रहना चाहिए, इसलिए उसने सोमा के साथ उन सब चीज़ों को साझा नहीं किया। फिर वो माता सीता के बारे में बताती है मीनाक्षी कि माता सीता का जो अ, स उसका उनका जो रूप, रंग, उनका जो स्वभाव था, जो उनकी जो शोभा थी, उनके जो चेहरे पे जो रौनक थी उसके बारे उसको दे मतलब उनके राज्य के जितने भी लोग थे, जो भी उनको देखता था, उनको देखता ही रह जाता था और हर वक़्त उनको निहारता रहता था। मतलब वो सब कुछ भूल जाते थे माता सीता को देख कर के अपने चारों तरफ ही। वो सिर्फ़ इस तरह से माता सीता को निहारते रहते थे। इस पे राजा जनक प्रजा की इस बात से बहुत नाराज़ रहते थे कि वो इस तरह से सीता के बाहरी आवरण से क्यों उसको जज करते हैं या क्यों उसको देखते हैं, उनको सीता के आंतरिक जो उसकी खूबसूरती है, उसको देखना चाहिए। इस तरह से माता सुनैना से जनक बाबा वो मतलब प्रजा के बारे में बात करते हैं। माता सीता किसी को भी तकलीफ़ें नहीं दे सकती थी, हर किसी के दर्द को अपना लेती थी, हर किसी के दर्द में उनको दुःख होने लग जाता था। वो सबकी मदद करने के लिए आगे आती थी। माता सीता ने गार्गी ऋषि जो थी उनसे आध्यात्मिक वाद-विवाद की शिक्षा प्राप्त की। शुरुआत में वो वाद-विवाद से थोड़ा घबराती थी किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में झिझकती थी बट धीरे-धीरे माता सीता ने अपनी अंतर्दृष्टि को विकसित करके इस शिक्षा में भी निपुणता प्राप्त की और हर किसी प्रश्न का वो बहुत ही सरलता से और निपुणता से जवाब देती थी। यहाँ तक कि जिन प्रश्नों का उत्तर बाबा जनक भी नहीं दे पाते थे, उन प्रश्नों का जवाब भी माता सीता बड़ी आसानी से देती थी, जिससे कि जनक बाबा ने एक बार सीता माता को बोला कि अब से तुम ही मेरी शिक्षिका हो, जिस पे सीता माता बोलती कि नहीं पिता, मैं तो हमेशा से आपकी बेटी ही बना रहना चाहती हूँ। सोमा के आने के बाद कुछ सालों के बाद जब सोमा महल में आती है, माता सीता के सेवका के रूप में नियुक्त होती है, तो उससे कुछ समय के बाद सीता माता अधिकतर समय जंगलों में व्यतीत करने लगती है, जो अधिकतर समय जंगलों में जाती है और प्रकृति के साथ में समय व्यतीत करने लगती है। और एक दिन माता सुनैना सीता के बारे में पूछते हुए महल में आती है और सबसे पूछती है कि क्या किसी ने सीता को देखा है? मीनाक्षी से भी पूछा जाता है जिसमें मीनाक्षी इनकार करती फिर माता सुनैना बोलती है कि उर्मिला ने भी कल से सीता को नहीं देखा है, जाओ ढूँढो उर्मिला कहाँ है? इस पे इतने में सोमा जवाब देती है कि शायद मुझे पता है कि इस समय सीता कहाँ पे है। ये कहते हुए वो कहती है कि सीता को जंगल की याद आ रही थी, उसको जंगल की सुंदरता का अनुभव करना था। वो जानवरों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करना चाहती थी, तो शायद इस समय वो जंगल में होगी, मैं जाकर के उसको लेकर आती हूँ। तो इस पे माता सुनैना सोमा से कहती है कि जल्दी जाओ, उनको बुला के लाओ क्योंकि आज महल में ऋषि गार्गी के साथ में बहुत सारे ऋषि-मुनि रात के भोजन के लिए आ रहे हैं, तो उनको सीता को ही उनको भोजन परोसना है, तो आप जल्दी जा कर के उसको महल में वापस लेके आओ। इतना कह के सोमा जंगल की तरफ चली जाती है लेकिन काफ़ी देर हो जाती है, सोमा और सीता माता वापस नहीं आती है, तो सुनैना माँ को बहुत चिंता होती है, तो वो मीनाक्षी को भी उन दोनों को ढूँढने के लिए जंगल की तरफ भेज देती है,
क्योंकि आप काफ़ी सालों से सिर्फ़ सोमय ही माता सीता की सेविका के रूप में हर वक़्त उनके साथ में रहती थी, तो मीनाक्षी को काफ़ी समय हो गया था जंगल की तरफ गए हुए, तो वो डरते हुए सोमा, सोमा पुकारते हुए जंगल की तरफ जाती है और कुछ दूर पे जाकर के वो देखती है कि सामने से सोमा वापस आ रही है, लेकिन वो अकेली है, उसके साथ सीता माता नहीं है। जब वो पास में आती है तो वो पूछती है कि कहाँ रह गए हो? बहुत देर हो गई है, माता सुनैना काफ़ी परेशान है और आप अकेली क्यों आई हो? सीता माता कहाँ है? इतने में वो देखती है कि सोमा का चेहरा जो कि हमेशा मुस्कान से भरा रहता था, हमेशा मुस्कुराती थी, आज उसका चेहरा चिंता से पीला पड़ा हुआ था और वो कहती है कि मैं सीता माता को वापस नहीं लाके आ पाई क्योंकि वो बहुत गहरे ध्यान में बैठी हुई है और एकदम चट्टान के समान हो रखी है। वो ना हिल रही है, ना डुल रही है, मैं उसे ध्यान से वापस नहीं ला पा रही हूँ। तो तुम जल्दी से जाओ महल में और जनक बाबा को बुलाकर लेके आओ। तो मीनाक्षी बिना कुछ कहे हुए वापस मुड़ती है और दौड़ती हुई तेजी से वो महल की तरफ जाती है। इतने में उसको जब क्योंकि वो तेजी से दौड़ रही होती है तो उसको ठोकर लगती है और गिर पड़ती है तो उसके टखने पे चोट लग जाती है। लेकिन वो चोट की परवाह भी नहीं करती और फिर भी महल की तरफ दौड़ती चली जाती है। महल के रास्ते में उसे किरण मिलते हैं जो कि उससे पूछते हैं कि क्या हुआ मीनाक्षी, तुम लंगड़ा के क्यों चल रही हो? क्या तुम्हें कोई चोट लगी है? इतने में मीनाक्षी बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे जनक बाबा से मिलना है। क्या आपको पता है कि जनक बाबा अभी मुझे कहाँ मिलेंगे? इतने पे किरण उनको बताते हैं कि हाँ, जनक बाबा अभी मेहमानों के साथ में राजकक्ष में बैठे हुए हैं। शाम के भोजन के लिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं। बस सीता माता का ही इंतजार किया जा रहा है। जल्दी से मीनाक्षी कक्ष में दाखिल होती है और जनक बाबा और सभी ऋषियों को प्रणाम करती है। जनक बाबा जब मीनाक्षी को लँगड़ाते हुए देखते हैं तो बोलते हैं कि क्या हुआ तुम्हें, कोई चोट आई है? तो मीनाक्षी कहते हैं कि कुछ नहीं बाबा, आपको सोमा ने जल्दी से जल्दी जंगल में बुलाया है, आप तुरंत जंगल की तरफ चलिए। तो जनक बाबा कुछ नहीं बोलते हैं और कुछ देर के लिए अपनी आँखें बंद करके ध्यान में चले जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि क्या समस्या है। वो समझ जाते हैं कि सीता माता कहाँ है और क्या कर रही है। वो अपने ध्यान में ये सब चीज़ें देख लेते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि सीता क्या कर रही, कहाँ है, चलो जल्दी से। और इतने में वो ऋषि गार्गी को भी अपने साथ चलने के लिए निवेदन करते हैं और ऋषि गार्गी भी उनके साथ जंगल की तरफ चल देते हैं। और क्योंकि सोमा ने मीनाक्षी को कहा था कि जब तुम महल से जनक बाबा को लेके आओगी तो साथ में कुछ फल और पानी भी लेके आना। जब सीता माता ध्यान से उठेगी तो उनको शायद भूख लगी होगी, उनको प्यास लगी होगी, तो उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो मीनाक्षी कुछ फलों की टोकरी और पानी भी अपने साथ में लेकर के उस स्थान पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे सोमा और माता सीता बैठे हुए थे। सीता माता एकदम स्थिर बिल्कुल चट्टान के समान शांत बैठी थी, उनकी साँसें भी महसूस नहीं हो रही थी कि वो साँसें ले रही है या नहीं ले रही है। अ, सोमा और जनक बाबा सीता माता के ही ब पास में बिल्कुल सीता माता की जैसे स्थिति में ध्यान में बैठ जाते हैं और ऋषि गार्गी वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं और धीरे-धीरे वो भी ध्यान में बैठ जाते हैं। मगर घंटों बीत जाने के बाद भी जनक बाबा जब उठते हैं, देखते हैं, वो कहते हैं कि मैं सीता को अकेले वापस नहीं ला पा रहा हूँ, मुझे कुछ और लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, किसी और लोगों की हमें सामूहिक रूप से ध्यान करके सीता माता को वापस लाना होगा। तो वो मीनाक्षी को कहते हैं कि जाओ तुम महल में जाओ और तुरंत जो वहाँ पे ऋषि लोग हैं उनको अपने साथ लेके आओ कि आकर के हम लोग सामूहिक जब ध्यान करेंगे तो शायद सीता माँ को वापस ला पाएँगे। क्योंकि सोमा मेरी हालत जानती थी, वो सोमा क्योंकि मीनाक्षी की हालत जानती थी कि वो गिरी है, उनके पैरों में चोट लगी तो उनको जाने के लिए मना करती है और खुद ही 2 पहरेदारों को साथ लेकर के महल की तरफ चल देती है। जहाँ वो देखती है कि ऋषि लोग वहाँ पे बैठे हैं, वो सभी जनक बाबा से बहुत नाराज़ हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि बिना कुछ स्पष्टीकरण किए हुए ही महाराजा जनक कहाँ चले गए हम लोगों को ऐसे छोड़ कर के। वो खुश नहीं थे इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन सोमा उनको बताती है कि किस तरह से सीता माता ध्यान में है और जनक बाबा को सभी ऋषि मुनियों के सहायता की आवश्यकता है। तो कृपा करके आप सभी लोग मेरे साथ जंगल चलिए और जनक बाबा की मदद कीजिए। ये कह कर के वो सभी ऋषि मुनियों को साथ में लेकर के जंगल की तरफ वापस जाती है। सोमा सभी को उसी स्थान पर लेकर आती है और 6 ऋषि सीता माता के चारों तरफ घेरा बना कर के बैठते हैं
और वैदिक मंत्रों का जाप करना शुरू कर देते हैं और ध्यान में चले जाते हैं। और जनक बाबा भी माता सीता के साथ में ही ध्यान में बैठ जाते हैं। धीरे-धीरे रात बीतने लगती है, बट अभी तक अ, सीता माता अपने ध्यान से वापस नहीं आई है। सभी लोग ध्यान से वापस आ जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में देखते हैं कि जो माता सीता थी, उनकी जो स्थिति थी, जो ध्यान की जो उनकी स्थिति, उसमें भी थोड़ा-सा परिवर्तन आया। उन्होंने भी हल्का-सा अपने शरीर को मतलब कंपन सी उनके शरीर में महसूस हुई। सभी का ध्यान माता की तरफ गया। थोड़ी देर में माता सीता माता भी धीरे-धीरे से ध्यान से वापस आ गई। जब उन्होंने अपनी आँखें खोली, सीता माता ने ध्यान में से जब वापस आए और सामने उन्होंने राजा जनक को देखा, तो एकदम आश्चर्य से उनको वो उनको देखती है और कहती हैं, पिताजी आप यहाँ पे कैसे? तो जनक बाबा हाँ में सिर हिलाते हुए कहते हैं कि हाँ बेटी, आप हमारे पास नहीं आ पाए तो हम लोग ही आपके पास आपके परमानंद में शामिल होने के लिए आ गए। सीता माता सभी लोगों से क्षमा माँगती है, ऋषियों से, अपने पिता से सबसे क्षमा माँगती है और जो मीनाक्षी फल और पानी साथ में लेके आई थी, उसको सभी को वितरित करने लग जाती है, यानी सभी को बाँटने लग जाती है कि आप लोग को भूख और प्यास लगी होगी, मेरी वजह से आप लोगों ने भोजन नहीं किया, क्षमा माँगती हूँ, और सभी लोगों को वो फल और पानी देने लग जाती है। उसके बाद राजा जनक ने पहरेदारों को महल वापस भेजा और भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहा, और सीता माता को बोलते हैं कि चलो बेटी अब महल वापस चलो, अ, अब जंगल छोड़ कर के हम आप हमारे साथ वापस चलो। तो सीता माता कहती है कि पिताजी आप चलिए, मुझे थोड़ा-सा काम है, मुझे मीनाक्षी की जो पैरों में चोट लगी है उसमें उसको ठीक करना है, उसके बाद मैं आ जाऊँगी। जब माता सीता जड़ी-बूटियों को मीनाक्षी के पैरों में लगा रही, तो मीनाक्षी को ये बिल्कुल भी मतलब उसको अच्छा नहीं लगा कि मैं एक माता की सेविका हूँ, पर माता मेरी सेवा कर रही है, तो माता को ऐसा करने से मना करती है। मीनाक्षी बोलती है माता सीता से कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अपने आप को सँभाल नहीं पाई और अपने आप को चोट लगा ली, और आपको मेरे लिए अब मेरे उस पैरों में झुकना पड़ रहा है। तो माता सीता बोलती है कि माता सीता बोली कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें नहीं बताया कभी, उनकी मृत्यु भी तो वो माता सीता उनको बोलती है कि नहीं, ये तुम्हारा दोष नहीं है, ये जो तुम्हारे ऊपर शाप है, उसका दोष है, तुम्हें अपने श्राप के आगे झुकना नहीं है। और क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें नहीं बताया श्राप के बारे में कि जिसके वजह से उनकी मृत्यु हुई थी तुम्हारे पिता की? और इस पे मीनाक्षी एकदम आश्चर्यचकित होके माता से बोलती कि नहीं माता, मुझे नहीं पता कि मेरे पिता की मृत्यु भी किसी श्राप के कारण हुआ। इस पे माता सीता उनको बताती है कि 5 पीढ़ी पहले तो वो मीनाक्षी माता सीता माता से पूछती है कि ऐसा क्या हुआ था मेरे परिवार में या मेरे वंशज ने ऐसा क्या किया था कि हम लोगों को इस तरह का श्राप मिला था? तो माता सीता उनको बताती है कि जब मैंने तुम्हारे बारे में अपने पिता जनक से बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि 5 पीढ़ी पहले तुम्हारे किसी पूर्वज ने किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार किया था। तो जिसको कि किसी महान ऋषि का संरक्षण प्राप्त था, उनके श्राप के कारण तुम्हारे पूर्वजों को 5 पीढ़ियों को ये श्राप मिला था, जिसमें से कि तुम्हारे पिता चौथी पीढ़ी थे और तुम 5वीं पीढ़ी हो। तुम्हारे पिता के साथ-साथ में तुम्हारा ये श्राप धीरे-धीरे कम होता जा रहा है और तुम्हारे ऊपर अब बहुत कम रह गया है इस श्राप का। फिर इसमें मीनाक्षी काँपती आवाज़ में माता से पूछती है कि फिर मेरे पिता ने मुझे शादी करने से मना क्यों किया? वो जो एक बार उसके पिता ने उसको कहा था कि तुम कभी शादी नहीं करोगे, तो वो क्वेश्चन वो फिर आज माता सीता से पूछती है कि फिर मेरे पिताजी ने मुझे ऐसा क्यों कहा कि तुम शादी नहीं करना चाहते? मैं इसकी वजह जानना चाहती हूँ। इसमें फिर माता सीता बोलती है कि ये उनकी गलतफ़हमी थी, उनको नहीं पता था कि वो चौथी पीढ़ी है और तुम 5वीं पीढ़ी है। तुम्हारे बच्चों को इस श्राप का कोई भी दोष नहीं लगेगा, उन पे इस श्राप का असर नहीं होगा, तुम शादी कर सकती हो। फिर मीनाक्षी को वो दृश्य भी याद आने लगता है जब वो नदी में डूब रही थी और बाबा जनक ने उनको बचाया था नदी में डूबते हुए। फिर क्योंकि माता सीता बताती है कि तुम्हारे जो परदादा थे, वो भी एक दास थे। उनका जीवन बहुत कठिन था, उन्होंने बहुत कठिनता अपनी ज़िंदगी में वो किए थे। तुम्हारे जो दादा थे, वो भी दास थे, उनके जीवन में भी बहुत कठिनता थी। बट
परंतु तुम्हारे पिता तक जो थे वो मेरे पिता के सेवक होने की वजह से उनको, और वो क्योंकि निस्भाव से, निस्वार्थ भाव से, बिना कुछ ऊंच-नीच का सोचे हुए सेवा करते थे, तो उनके जीवन में धीरे-धीरे उस श्राप का प्रभाव कम हो गया था। लेकिन तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे तुम्हारी माँ की मृत्यु की वजह से और तुम्हारे भाई की मृत्यु की वजह से, जो कि क्योंकि मीनाक्षी को इस बारे में नहीं पता था कि उनकी माँ और उनके भाई की जो मृत्यु हुई है, वो भी उस साँप के कारण हुई है, तो वो उसमें बहुत आश्चर्यचकित करती है और माता से पूछती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता था, पिताजी ने कभी भी मुझे इस बारे में नहीं बताया कि मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि मेरे जन्म के बाद मेरी माँ की एक प्राकृतिक तरीके से मौत हुई है। उस तब माता सीता उन्हें बताती कि नहीं, तुम्हारे भाई जब छोटा था तो उसकी भी नदी में बहने से मृत्यु हुई थी और उसके कुछ ही सालों बाद तुम्हारी माँ की भी नदी में बहने से ही मृत्यु हुई थी। इस तरह से मीनाक्षी को अपने परिवार के बारे में पता चलता माता सीता के द्वारा। वो माता माता सीता ने जड़ी-बूटियाँ पीस कर के मीनाक्षी के पैरों में लगाई और लेकिन जड़ी-बूटी लगाने के बाद भी मीनाक्षी के पैर में जो दर्द था वो ठीक नहीं हुआ, वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पा रही थी, तो इतने में माता सीता ने सोमा को बोला जाओ महल जाओ और किरण को लेके आओ, जो वो इस मीनाक्षी को महल तक ले जाने में मदद करेगी मीनाक्षी की। और माता सीता ने सोमा को भी निर्देश दिया कि आप पूरे दिन भर में बार-बार मीनाक्षी के पैरों में ये दवाइयों का लेप लगाएँगे। इतना कह कर के माता सीता मीनाक्षी को, सोमा को और किरण को महल की तरफ भेजती हैं और खुद कुछ देर के लिए वहीं प्रकृति के सानिध्य में रहना चाहती थी, तो वहीं रुक गई। फिर कुछ समय के बाद माता सीता भी महल में वापस आ जाती है। अ मीनाक्षी सोचती है महल में पहुँचने के बाद, जब वो अपने घर में पहुँचती है, अपने उसमें कमरे में पहुँचती है, तो वहाँ जाके वो यही सोचने लग जाती है कि मैंने किस तरह शापित परिवार में जन्म लिया है, जिसको इस तरह का श्राप मिला, जो कैसे मेरे पूर्वजों ने ये कर्म किया कि उन्होंने किसी महिला के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार किया, जिसकी वजह से उन्हें किसी ऋषि के द्वारा श्राप मिला। इस तरह से वो सोच रही होती है और इतने में उसके पाँव में दवाई लगाने के लिए सोमा उस कमरे में प्रवेश करती है और पूछती है कि क्या हुआ मीनाक्षी, क्या तुम उसी बात को सोच रही हो जो माता सीता ने तुम्हें बताया है? इतने में मीनाक्षी कहती कि हाँ, मैं उसी बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि अब मीनाक्षी को ये पता चल गया था कि सोमा को भी अब मेरे बारे में सब पता है, क्योंकि माता ने उसी के सामने ही मुझे मेरे परिवार के स्थापित होने के बारे में बताया, तो अब वो उसके साथ खुल के बात कर सकती है। तो सोमा कहती कि हाँ, मैं मीनाक्षी कहती है कि हाँ, मैं उसी बात से परेशान हूँ जो माता ने मुझे बताई थी कि मीनाक्षी कहती है क्या तुम उस बात माता सीता तो सोमा उसको समझाती है कि तुम्हें उस बात से परेशान या दुखी होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हारे पूर्वजों ने किया। तुम्हें तो इस चीज़ को एक वरदान के रूप में समझना चाहिए कि अगर तुम्हारे परिवार को इस तरह का श्राप नहीं मिला होता, तो तुम्हें और तुम्हारे पिता को राजा जनक और माता सीता का सानिध्य नहीं प्राप्त होता। तुम्हें आज माता सीता की सेवा करने का जो वरदान मिला है, इसको अभिशाप ना समझ के आशीर्वाद समझ के खुश हो जाओ। मीनाक्षी बोलती है, "हाँ सोमा, आप बिल्कुल सही बोल रही हो। मुझे तो माता सीता की सेवा को ही अपने लिए एक आशीर्वाद समझना चाहिए।" इस पे फिर मीनाक्षी कहती है कि आज पूरे दिन भर में कितना कुछ हो गया, हमने कितना कुछ देख लिया, माता सीता को देख लिया, कैसे उनके जीवन में आया। तो सोमा कहती है कि हाँ, आज का दिन सचमुच बहुत बड़ा दिन है। माता सीता ने एक नया रूप धारण किया है इस तरह से ध्यान में जाकर के, जो उसके बाद जो वापस आई है ध्यान में, उनके चेहरे पे जो रौनक थी, जो प्रकाश उनके चेहरे में था, उससे लगता है कि उनके एक नए जीवन यात्रा शुरू हो गई है। सोमा बोलती है कि तुमने कभी ये ध्यान दिया है कि माता सीता एकदम प्राकृतिक का जो प्रकृति का रूप ही जैसा दिखती है, जब वो जहाँ चलती है, जहाँ भी वो जाती है, जिस रास्ते में वो जाती है, वहाँ फूल खिल जाते हैं, पेड़ों में फल लग के आ जाते हैं। तो माता सीता को देख के लगता है कि स्वयं प्रकृति ही चल करके माता सीता के रूप में आई है। ऐसा कह कर के सोमा माता सीता का वर्णन करती है मीनाक्षी के सामने। तो मीनाक्षी कहती है कि ये सब हम कहाँ देख पाते हैं सोमा, ये सारी दृष्टि तो आप ही के पास है, आप वो चीज़ें भी देख लेती हो जो कोई साधारण मनुष्य नहीं देखता, ये सारे गुण तो आप ही माता के देख पाते हो। कुछ समय पश्चात राजा जनक और माता सुनैना
अपने कक्ष में निजी कक्ष में अपने वार्तालाप कर रहे होते हैं और शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं और माता क्योंकि अब राजा जनक ज़्यादातर समय शासन व्यवस्था के अलावा उसमें शासन व्यवस्था में कम लगा कर के और जप-तप में और माता सीता के साथ ज़्यादा रहते हैं, तो माता सुनैना उनके साथ शासन कार्यों में हिस्सा लेने लगती है और शासन के जो भी निर्णय होते हैं, जो भी कार्य होते हैं, माता सुनैना और राजा जनक सीता माता का उसमें सलाह-मशविरा उनकी सलाह लेना शुरू कर देते हैं कि उसमें मतलब माता सीता की भी भागीदारी उसमें शामिल कर देते हैं। एक दिन राजा जनक धीरे-धीरे से माता सुनैना से बोलते हैं कि क्या अब आपको नहीं लगता है कि हमें सीता का स्वयंवर आयोजित कर देना चाहिए? उनकी उम्र विवाह योग्य हो रही है। तो माता सुनैना एकदम आश्चर्यचकित होके राजा जनक की तरफ देखती है और बोलती हैं कि अ, आपको ऐसा कैसे लगता है? अभी से मैं तो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ। तो राजा जनक उनको समझाते हैं कि देखो अभी सीता की उम्र भी हो गई है और उनकी शिक्षा भी पूर्ण हो गई है। तो अब हमें इस बारे में सोचना चाहिए। तो माता सुनैना कहती है कि मैं तो इसके लिए तैयार नहीं हूँ। आप सिर्फ़ अपनी शासन व्यवस्था पे ध्यान दीजिए और जो सीता है उसको भी अपने साथ शासन व्यवस्था की जो को भी समझाने की कोशिश कीजिए कि वो भी आपके साथ शासन व्यवस्था सीखे। राजा जनक इस बात पे माता सुनैना से सहमत होती हैं और राजा जनक जैसे कि आज का टाइम पे हम लोग देखते हैं हमारे देश में या कई देश में भी प्रजातंत्र की व्यवस्था है, तो उस समय भी राजा जनक ने जो ग्राम पंचायत स्तर पे ग्राम परिषदों का गठन कराना शुरू किया था। मतलब उस समय भी इस तरह की व्यवस्था शुरू हो गई थी और वो ग्रामीण स्तर पे ही सभी मामलों की निपटारा करवाना चाहते थे। लोगों प्रजा को ही अपने शासन करवाने की शिक्षा देना चाहते थे। परंतु कुछ जो मंत्री थे वो इस बात से उनसे सहमत नहीं थे पर राजा जनक जनक बार-बार इस चीज़ों को लोगों अपने मंत्रियों को समझाते हैं कि नहीं, हमें प्रजा को अपने ऊपर डिपेंड नहीं करना है, उनको स्वावलंबी बनाना है, वो अपना शासन खुद करे। इस विचार से आश्रमवासी जो ऋषि-मुनि थे, वो भी खुश थे राजा जनक के इस बात पे। राजा जनक माता सीता से इस बारे में उनकी राय पूछते हैं, तो माता सीता बोलती है कि माता सीता एकदम शांत, गंभीर होके राजा जनक की इस बात का समर्थन करती है और उत्तर देती है कि अब तक न्याय व्यवस्था अक्सर वो कहती है कि अब तक हमने देखा है कि जो न्याय व्यवस्था थी वो ऋषि-मुनियों के माध्यम से, उनके आशीर्वाद से और उनके शाप के रूप में लोगों को दी जाती थी। अब इस चीज़ में बदलाव होगा मतलब माता सीता की ये सोच थी कि ऋषि-मुनियों ने क्योंकि उनको मीनाक्षी का वो श्राप याद था कि किस तरह मीनाक्षी के परिवार को ऋषि-मुनियों ने श्राप दिया था, इसलिए वो बोलते हैं कि सीता माता बोलती है कि इस तरह से धीरे-धीरे ऋषि-मुनियों की जो शक्ति है वो कम होगी और लोग अपने लिए खुद ही शासन व्यवस्था करेंगे, अपने लिए खुद ही न्याय निर्धारित करेंगे। किसी दूसरे को उनको न्याय देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीता को ये एहसास हुआ था कि इससे ऋषियों की शक्ति कम हो जाएगी, ऋषियों के दिए गए गलत कदमों का, गलत फैसलों को सुधारने का मौका मिलेगा। कुछ ऋषियों ने सीता माता के इस विचार का विरोध भी किया, परंतु क्योंकि जनक बाबा सीता माता से पूर्ण तरह से सहमत थे, तो उन्होंने सभी ऋषियों का विरोध करते हुए कहा कि मैं सीता के इस विचार से पूर्णतया से सहमत हूँ और मैं इस कानून व्यवस्था को लाना चाहता हूँ कि लोग खुद ही अपनी छोटे स्तर पे, गाँव के स्तर पे अपनी कानून व्यवस्था बनाएँ और अपने न्याय खुद ही करें, अपना शासन खुद ही करें और इस तरह से और मैं जानता हूँ कि समाज अभी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, परंतु मैं अपना प्रयास जारी रखूँगा, लोगों को समझाऊँगा और एक ना एक दिन समाज इस व्यवस्था को अवश्य अपनाएगा। इस तरह से ये चैप्टर खत्म होता है मास्टर। थैंक यू मुझे इतने देर तक सुनने के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैंने बोला, जो सुनाया। चैप्टर तो बहुत बड़ा था लेकिन मैंने इसको कोशिश की छोटे से छोटे रूप में आप लोगों तक लाने के लिए क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हम लोगों के पास। धन्यवाद गुड्डी जी, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया हमको और बड़ी जल्दी ये चैप्टर शॉर्ट में समझा दिया और हमें बहुत आनंद आया। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू, थैंक यू, थैंक यू।